दोस्तों नमस्कार। महुआ मित्रा जो टीएमसी की एमपी हैं, बहुत क्लोज है ममता बनर्जी के। उन्होंने एक नासूर टाइप की एक स्टेटमेंट दी है जो किसी पॉलिटिशियन को देनी नहीं बनती। उन्होंने जो अपने अमित शाह है हमारे होम मिनिस्टर, उनके कहा कि इनका टेबल पे सिर रख करके इसको काट देना चाहिए। और ये क्यों ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं? आपने देखा कई बार तो राहुल गांधी उल्टी स्टेटमेंट दे चुके हैं, चौकीदार चोर है, फिर रफाल के ऊपर स्टेटमेंट देते थे, फिर मणिशंकर अय्यर कह रहे थे कि ये तो नीच आदमी है। नीच तो वो है जो ऐसे स्टेटमेंट देते हैं। इवन ओवैसी ने इसको क्रिटिसाइज किया है कि आप इस टाइप की स्टेटमेंट क्यों देते हो, आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट आपको देनी चाहिए, किसी की प्रॉब्लम है तो उसके ऊपर स्टेटमेंट दो, लेकिन इस टाइप की स्टेटमेंट क्यों देते हो? इसके ऊपर बात करेंगे, क्यों महुआ मित्रा ने स्टेटमेंट दी, किसके कहने पे दी। और इसी इश्यू पे बात करने के लिए हमारे साथ बैठे उदय शंकर पानी जी, जो बंगाल के बारे में काफी कुछ जानते हैं, वहां पे वो फिल्मों में भी काम किया है। तो ये जो महुआ मित्रा की स्टेटमेंट है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सर, महुआ मित्रा के बारे में अगर ये टॉपिक शुरू कर रहे हैं तो उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है कि ये वही लड़की है जिसने एक बिल्डर से करोड़ों रुपए गिफ्ट में लिए। ये वही लड़की है जो पहले अरेस्ट होने वाली थी ऑन चार्ज ऑफ गेटिंग पेमेंट फॉर रेजिंग अ क्वेश्चन इन द पार्लियामेंट। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा एक धंधा है सर कि इवन क्वेश्चन उठाने के लिए लोग लाखों लाखों रुपए ले लेते हैं। तो ये भी इन्होंने हरकत की है। और उसके बाद टीएमसी के अंदर भी इसकी जबान पे तो लगाम है नहीं। तो वैसे भी सर मैंने तो बंगाल में बहुत काम किया, बंगाली फिल्में भी बनाई है मैंने। तो ये वहाँ की जो डाइट होती है बंगाली लड़कियों की, थोड़ी बहुत गर्म कर देती है इनको। तो कोई इनको कुछ छोटी सी भी बात कहनी है तो उसको बड़ा चढ़ा के बोलेंगे, ये बोलने की भैया शाह साहब से ये सवाल करिए, उनका मुंडी काट के यहाँ रखिए जाके और उनसे जवाब मांगिए। अरे क्या कह रहे हो तुम, तुम्हें हिंदी नहीं आती तो मत बोलो ना, तो बंगाली में बोलो या हिंदी में बोलो, इंग्लिश में बोलो। ना लैंग्वेज आती है, ना आपको डेकोरम आता है, और बदतमीजी का नंबर 1 है। तो क्या है कि जिस तरह से बिहार में आग लगी हुई है आज की डेट में, क्योंकि लाखों इनवैलिड वोट्स को कैंसिल कर दिया गया, उसी तरह से अब ये बंगाल में शुरू हो गया। तो बंगाल में जब शुरू हुआ है तो इनकी स्ट्रेंथ तो ये रोहिंग्यास और बांग्लादेशी थे, और अगर उनका नाम काट दिया तो इट इज गोइंग टू बी वेरी बैड फॉर टीएमसी। तो इसलिए टीएमसी अब हो गई है ऑफेंसिव के अंदर, गाली गलौज कर रहे हैं, और उनके जो भाई बंधु हैं, उनके जो यार दोस्त हैं, और वो कह रहे हैं कि नहीं ये तो सिंबॉलिक बात है। अरे सिंबॉलिक बात, आप किसी की माँ को गाली दे दें और आप किसी को बोले कि उसका सर काट के ले आए, आप होम मिनिस्टर के बारे में बात कर रहे हैं हिंदुस्तान के। आई थिंक शी डिजर्व्स टू बी दिस टाइम। लास्ट टाइम तो छूट गई थी वो जो पार्लियामेंट्री जो स्कैम किया था, इनके ऊपर था, चार्जेस थे। बट दिस टाइम आई थिंक शी नीड्स टू बी पुल्ड अप एंड taught a lesson and asked her, and she should not be repeating such language. And this should be an example for all the opposition members who are all indulging in unparliamentary language. देखिए सबसे पहली बात है कि ये कमेंट्स क्यों दिए। देखिए वेस्ट बंगाल के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं और इनको डर है कि इस टाइम पे ममता बनर्जी हार जाएगी, पूरी इनको उम्मीद है। क्योंकि पिछली बार ममता बनर्जी बाल बाल बच गई थी, लेकिन इस बार उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं लग रही। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो वेस्ट बंगाल का आपने देखा कि बिहार के अंदर नकली वोटें चल रही थी, जो लोग मर गए थे उनका भी नाम चल रहा था, और वहां पे जो गुंडे होते हैं वो आपके लालू यादव के साथ मिलकर के उनकी वोटें डाल देते थे। तो इस टाइम पे जो वेस्ट बंगाल के अंदर 4 करोड़ के आसपास इनवैलिड वोटें लगती हैं, या लोग मर गए या बांग्लादेशी या रोहिंग्यास हैं, और इनको लगता है कि इलेक्शन हार जाएंगे। पिछली बार जैसे बच गई थी, क्योंकि उस टाइम पे ममता बनर्जी हार गई थी लेकिन उनकी पार्टी जीत गई फिर, और वहां पे कुछ गेम्स हुई थी एंड के अंदर, जैसे यहाँ पे कोविड आ गया था, फिर वहां पे कुछ स्ट्राइक्स हो गई थी, फिर कुछ जो आपके नेक्स्ट लाइफ्स हैं उन्होंने अटैक कर दिया था। तो इस टाइम पे गवर्नमेंट इस टाइम पे एक्टिव है, गवर्नमेंट को पता है कि क्या हो सकता है। देखिए दूसरी बात है कि अगर जो कोई स्टेटमेंट दी है बहुआ ने, तो उसने खुद नहीं दी, उससे ममता बनर्जी ने स्टेटमेंट दिलवाई है। वो भी इसी टाइप की लैंग्वेज यूज करते हैं, उसका सिर काट देंगे, गर्दन काट देंगे, और अब लगता है कि वेस्ट बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की गर्दन कटने वाली है या उनकी पार्टी वहां से जाने वाली है। देखिए वहां पे 4 करोड़ के करीब माना जाता है बांग्लादेशी हैं, उनको निकाला जा रहा है और इंडिया में काम भी हो रहा है। और इस टाइम पे जो अमित शाह है वो गए असम के अंदर, क्योंकि जितने भी बांग्लादेशी पकड़े जा रहे हैं उनको निकाल करके ले जाते हैं असम के अंदर बाई प्लेन, वहां से उनको बॉर्डर क्रॉस करा दिया जाता है।
और अब जिस तरीके से इन्होंने स्टेटमेंट दिया है, जिस तरीके से अमित शाह के बारे में चार्ज लगाया, गवर्नमेंट और भी ज्यादा ऑफेंसिव है। देखिए, जब यहाँ पे कांग्रेस गवर्नमेंट थी वेस्ट बंगाल के अंदर, तो क्या था, जो बड़ी-बड़ी सोसाइटीज होती थी उसके बाद ताला लगा दिया जाता था और गुंडे जाकर के उनकी वोटें डाल देते थे। जब ममता आई थी, उम्मीद थी कि यहाँ पे सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी। ममता ने भी वही काम किया। जितने भी गुंडे एलिमेंट थे उस पे ममता ने कंट्रोल कर लिया और उन्हीं को यूज किया उसने सीपीएम के खिलाफ, और अब उसको यूज कर रही है अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को डिफेंड करने के लिए, यानी कि डेमोक्रेसी की बात करती है। और डेमोक्रेसी है नहीं वेस्ट बंगाल के अंदर, और ये कहती है कि यहाँ पे लड़कियों को जो है वहाँ पे बांग्लादेशी उनको रेप करते हैं। अरे रेप तुम करवाते हो, रेप तुम्हारी वजह से होता है। अगर कोई बांग्लादेशी रेप करता है किसी को, तो वहाँ पे तो टीएमसी उसको सपोर्ट करती है। तो आप इस टाइप की स्टेटमेंट देते हो, किसी को क्या पता नहीं है। लेकिन दूसरी बात है कि इनको इस टाइम पे डर लगा हुआ है कि इनकी गवर्नमेंट जाने वाली है और यहाँ पे गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने एक्शन लेना है। और इवन पीएम मोदी ने लाल किले से खड़े होकर के स्टेटमेंट दी थी कि इंडिया की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। और देखिए, हमारा जो बॉर्डर लगता है बांग्लादेश के साथ, वो लगता है 4097 किलोमीटर का, सबसे लंबा बॉर्डर है। और यहाँ पे कुछ नदियां भी आती हैं, 16 नदियां जाती हैं जो यहाँ से वहां जाती हैं बांग्लादेश के अंदर। और बहुत सी जगह के ऊपर वहां पे आदमी क्रॉस नहीं कर सकता। कुछ एरिया में फेंसिंग की गई है, लेकिन पूरी फेंसिंग हो नहीं पाई। और पूरी फेंसिंग इसलिए नहीं हो पाई कि जो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट है वो जमीन नहीं देती। ये कहती है बीएसएफ का काम है यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। बीएसएफ तो बॉर्डर पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उसके पीछे जो टीएमसी के एमपीज हैं, बहुत से एमपीज के खिलाफ केस फाइल किया गया, वो इनको सपोर्ट करते हैं। देखिए, बांग्लादेश के अंदर इंडिया से हर एक साल 20 लाख काउस की स्मगलिंग की जाती थी। और बाद में जब गवर्नमेंट ने एक्शन लेना शुरू किया, कुछ बीएसएफ के करप्ट लोग वो भी पकड़े गए, तो अब वहां पे काउस जाती है 2 लाख, क्योंकि बॉर्डर पूरा फेंसिंग हो नहीं पाई। इवन जहां पे फेंसिंग है वहां से क्या करते हैं, ये लिफ्ट से उसको उठा के ले जाते हैं, यानी कि बड़े बड़े यहाँ पे जो मशीनें लगाई है उससे काउस को उस तरफ पार करते हैं, और कुछ काउस तो नदी के बहाव से चली जाती है। मतलब आदमी उनको नदी में डाल देते हैं और उनकी पूंछ पकड़ के लटक जाते हैं, और उसके बाद काउ चली जाती है बांग्लादेश के अंदर। ये चल रहा है, इसके ऊपर और भी कंट्रोल करने की जरूरत है। लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट थी उसका शुरू में ख्याल किसके ऊपर था, वो था पाकिस्तान की तरफ। जब पीएम मोदी पावर में आए थे, वहां पे पूरा ख्याल रहा। उसके बाद 4 साल तक हम चाइना के साथ उलझते रहे बॉर्डर के ऊपर, जब उनका स्टैंड अप चल रहा था बॉर्डर पे। उसके बाद गवर्नमेंट ने ध्यान दिया कि हम शायद अब बांग्लादेश की तरफ जाएं। जब से वहां गवर्नमेंट चेंज हुई है, वहां से कुछ मिलिटेंट एक्टिविटी भी चल रही है, और वहां से इन्फिल्ट्रेशन और ज्यादा स्पीड अप हो गई है। यानी कि 2024 से बांग्लादेश के अंदर गवर्नमेंट भी चेंज हो गई थी। शेख हसीना के जाने के बाद तो गवर्नमेंट का एकदम ध्यान चला गया। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, क्योंकि बीएसएफ जो देखती है वो देखती है पाकिस्तान का बॉर्डर, पंजाब और राजस्थान पे, दूसरी तरफ बांग्लादेश का बॉर्डर देखती है, और बीएसएफ के ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो गवर्नमेंट ने इस टाइम पे क्या किया है, 16 इनके जो यूनिट्स हैं, रेजिमेंट्स, उसको इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। मतलब नए यूनिट्स रेज कर रही, यानी कि 17,000 नए लोगों को रिक्रूट किया जाएगा इसको सेफगार्ड करने के लिए। इसी तरीके से 20,000 के करीब सीआरपीएफ के लोग को रिक्रूट किया जाएगा, जो देखेंगे मेनली कश्मीर को, और बीएसएफ को और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। वो दे दी जाएगी मेनली बांग्लादेश की तरफ, ताकि यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन रोकी जाए। इन्फिल्ट्रेशन हम पूरा रोक नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे बहुत से इश्यूज होते हैं। और अब रिसेंटली क्या हुआ है कि जब गवर्नमेंट ने ज्यादा प्रेशर डाला, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो आपकी बांग्लादेश वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने 400 जो किलोमीटर का एरिया है वहां पे जमीन दे दी बीएसएफ को, ताकि वो फेंसिंग कर पाए। लेकिन प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक तो बॉर्डर इजी नहीं है, गड्ढे भी है, और टनल भी बनी हुई है जहां से लोग इन्फिल्ट्रेट होते हैं। तो बीएसएफ अपना काम कर रही है। बीएसएफ के कुछ करप्ट लोग हैं, वो भी इन्वॉल्व हैं। इवन जो बांग्लादेशी पकड़े जाते हैं उनको दिल्ली पुलिस और इवन गुड़गांव के अंदर पुलिस उनसे पैसे लेकर उनको छोड़ देती है। दिक्कत सब तरफ है। तो गवर्नमेंट ध्यान भी दे रही है, गवर्नमेंट के ऊपर अटेंशन भी दी जा रही है। मैंने भी एक गवर्नमेंट को मैसेज भेजा है कि किस तरीके से यहाँ पे दिल्ली के अंदर जो बांग्लादेशी बैठे हैं उनको छोड़ दिया गया, जबकि पूरी की पूरी कॉलोनी बांग्लादेशी की है। तो गवर्नमेंट इस पे एक्शन भी ले रही है। लेकिन बात क्या है कि महुआ मित्रा का जो मेन अटैक है अमित शाह के ऊपर, वो इसीलिए है कि अमित शाह इस टाइम पे गए हैं असम के अंदर और बांग्लादेशियों को भेजने का काम कर रहे हैं। देखिए, पीएम मोदी जब पावर में आए थे तो 2015 के जून में पीएम मोदी बांग्लादेश गए थे, क्योंकि हमने बांग्लादेश को क्रिएट किया था 1971 में, और उसके बाद एक बाउंड्री एग्रीमेंट होना था दोनों कंट्रीज के बीच में। 74 के अंदर हो नहीं पाया, क्योंकि मिसेस गांधी कुछ इश्यूज के अंदर इन्वॉल्व रही, उसके बाद इमरजेंसी लग गई। उसके बाद यहाँ पे जो बांग्लादेश के अंदर जो गवर्नमेंट आई वो एंटी इंडिया गवर्नमेंट थी। फिर जब शेख हसीना आई तो उस टाइम पे मनमोहन सिंह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कोई काम नहीं किया। मोदी जब आए पावर में तो 2015 के जून में बांग्लादेश गए और वहां पे उनके साथ एग्रीमेंट साइन किए, क्योंकि उस टाइम पे गवर्नमेंट भी हमारे फेवर की थी, ये जो इंडिया के अच्छे रिलेशन मेंटेन करना चाहती थी। तो उसके बाद इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया, बाउंड्री एग्रीमेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट था, जिसके अंदर
कुछ जो यूनिट्स थे इंडिया के कंट्रोल में, क्योंकि बॉर्डर इस तरह के था, किसी का घर इस तरफ है और उसकी एंट्री उस तरफ है। तो इन्होंने उस बॉर्डर का पूरा जो एरिया था उसको सेटल कर दिया, ताकि यहाँ से कोई इन्फिल्ट्रेशन को रोका जाए, कम की जाए। रुक तो पाई नहीं, लेकिन काफी हद तक इन्फिल्ट्रेशन को रोक दिया गया। कि जब 2015 में पीएम मोदी बांग्लादेश गए थे तो उन्होंने एक बाउंड्री एग्रीमेंट साइन किया था, जिसके अंदर 111 जो एनक्लेव थे वो बांग्लादेश को दे दिए और 51 एनक्लेव जो इंडिया ने बांग्लादेश से ले लिए। एक्चुअली ये सारा कुछ काम पेपर पे किया गया था, लेकिन इससे क्या था कि बॉर्डर कुछ हद तक सेटल हो गया, जो बहुत से देर से सालों से पेंडिंग था। उसके बाद यहाँ पे कोशिश की गई थी फेंसिंग करते हैं, लेकिन ममता बनर्जी गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल के अंदर थी, उन्होंने इस पे काम नहीं किया और जानबूझ के बीजेपी को सपोर्ट नहीं किया या सेंटर को सपोर्ट नहीं किया। और आज जो सारी इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, जितने भी बांग्लादेशी बैठे रोहिंग्यास बैठे हैं, वो टीएमसी के मेंबर्स हैं या टीएमसी को सपोर्ट करते हैं या टीएमसी को वोटिंग करते हैं। और वेस्ट बंगाल के जितने अंदर भी राइट्स होते हैं, जितने भी रेप्स होते हैं, सारे के सारे बांग्लादेशी होते हैं, रोहिंग्यास होते हैं, उनको निकालने का काम है। और ममता बनर्जी इसलिए परेशान है कि बांग्लादेशी को निकालने की बात चल रही है। और इस टाइम पे जो अमित शाह गए हैं वेस्ट बंगाल के अंदर या असम के अंदर गए हैं, वो मेनली गए हैं बांग्लादेशियों को निकालने, इसीलिए परेशान है। और इस टाइम पे जो बांग्लादेशियों को निकालने का काम है फास्ट फीड पे किया जा रहा है, और इसीलिए जो बहुआ मित्र है उसको, नेचुरली बात है, उसको ममता बनर्जी ने कहा है कि इनको गाली दो, क्योंकि इनकी पॉलिटिक्स ही गाली के ऊपर है। इनके पॉलिटिक्स के अंदर कोई इनका एजेंडा कोई नहीं है, काम कुछ नहीं करना, सिर्फ ये बांग्लादेशी जो वोटर्स है उन्हीं को हाँ नेगेटिव बात करनी है इन्होंने, तो इसी पे काम करते हैं। लेकिन अब जो है वहां पे कुछ चेंजेस आने वाली है और उम्मीद लगाई जा रही है, जब नेक्स्ट इलेक्शन होगा बांग्लादेश के अंदर तो यहाँ पे ममता बनर्जी हारेगी। और इसका हारना बहुत जरूरी है अगर देश को बचाना है, नहीं तो बांग्लादेशी आएंगे, हमारी डेमोग्राफी को चेंज करेंगे, राइटिंग होती रहेगी, जितनी भी यहाँ पे यात्रा निकलेगी उस पर पत्थर फेंकेंगे। सर कल ही रात को मेरी एक बात हो रही थी विद फिल्म एक्ट्रेस कम पॉलिटिशियन बीजेपी की, तो उनसे बात हो रही थी, तो मैंने उनसे पूछा भैया क्या सिचुएशन क्या आपकी बताइए वहां पर। कहती है देखो इस टाइम हवा तो उनके फेवर में नहीं है, लेकिन दे आर यूजिंग दिस टेरर टैक्टिक्स, लोगों को डराना धमकाना, माने जो एरियाज हैं जहां पर टीएमसी का जोर नहीं है उस एरिया को टेरराइज करना। तो ये महुआ में इस तरह की भी जो लैंग्वेज है ना, इट इज टेरराइजिंग, you know, it is terrorizing in terms of words. So this is what they're doing. और हमें ध्यान देना चाहिए कि जो मोदी जी कभी कोई बात अगर बहुत इंपॉर्टेंट ना हो तो उसको कहते नहीं है। वो अगर कुछ कहते हैं तो मतलब उसके पीछे बहुत ज्यादा वेट है, बहुत ज्यादा उसके अंदर मीनिंग है। एंड दैट वाज द चेंज ऑफ डेमोग्राफी। और डेमोग्राफी कौन चेंज कर रहे हैं आजकल? यही रोहिंग्यास and Bangladeshis who are criminals in nature, absolutely। लोग वैसे ही बंगाल के अंदर नेगेटिविटी उदय एक और बात देखो उदय, अगर बांग्लादेशियों को यहाँ सर्वाइव करना है तो गवर्नमेंट के जो अपोजिशन है उसके साथ मिलकर काम करेंगे, वही तो उनके क्रिमिनल बनाते हैं। और यहाँ से बांग्लादेशी क्यों आए अपना घर छोड़ करके? क्योंकि देश की डेमोग्राफी चेंज करना चाहते हैं, इंडिया को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इनका एजेंडा देश की सेवा करने का नहीं, गजवा हिंद करना है। आप जाइए बांग्लादेश के अंदर, जब हमारा कंट्री का पार्टीशन हुआ तो बांग्लादेश जो मुसलमान थे उस तरफ और हिंदू इस तरफ, आप क्यों आते हो हमारी कंट्री के अंदर? क्योंकि ये कंट्री को पहले लूट के ले चुके हैं, दोबारा इसको लूटना चाहते हैं। और इनको अनपढ़ लोग हैं ज्यादातर, इनके पीछे जो पैसा मिला जाता है वो वही है जो देते हैं फॉरेन कंट्री से या इवन गल्फ से पैसा आता है कि आप इंडिया के अंदर गजवा हिंद करो। और उसको सपोर्ट करने के लिए अंदर से जो सपोर्ट मिलती है वो मिलती है ममता बनर्जी गवर्नमेंट से। इवन कांग्रेस सपोर्ट करती है, क्योंकि कांग्रेस का एजेंडा भी यही है। कांग्रेस चाहती है हिंदुओं को नुकसान हो, हिंदू माइनॉरिटी में आ जाए और कांग्रेस यहाँ पे रूल करे जब तक वो रूल कर सकती है। साहब एक सवाल करना चाहता हूँ आपसे कि गजवाए अमेरिका तो होता नहीं, गजवाए इंग्लैंड भी नहीं होता, ये गजवाए हिंद क्यों हो रहा है? क्यों? इसलिए हो रहा है क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस है यहाँ के गद्दारों पे। बिल्कुल, उनको कॉन्फिडेंस है जो 75 साल से यहाँ पर खा पी रहे हैं, आराम से रह रहे हैं। उनकी कोई वफादारी नहीं है इस कंट्री के साथ, उनकी खाली नफरत है इस कंट्री के साथ। थोड़े बहुत हैं, देयर इज अ वेरी स्मॉल परसेंटेज हु आर एजुकेटेड एंड हु आर सेंसिबल एंड जो देश नेशनलिस्ट की बात करते हैं, बहुत ही छोटी परसेंटेज है। अदरवाइज 99.5% तो भरे पड़े यू नो विद उनके दिमाग में गजवाए हिंद लेके बैठे हुए हैं जाके। लेकिन उदय उसके साथ साथ जो बेसिकली इंडियंस बैठे हैं, जो हिंदू बैठे हैं, उनसे क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि उनको पावर चाहिए। और यहाँ पे जो पॉलिटिशियन है, जो करप्ट पॉलिटिशियन है,
वो पावर करना चाहते हैं, पावर पे कंट्रोल करना चाहते हैं, इसी तरीके से, गलत तरीके से। पॉलिसीज नहीं है उनके पास, प्रोग्राम्स नहीं है। लेकिन जो महुआ मित्रा ने कहा उसका जवाब दिया जाएगा, बहुत जल्दी जवाब दिया जाएगा। और मुझे लगता है कि जो अगला इलेक्शन होगा वेस्ट बंगाल के अंदर, वहां पे टीएमसी हारेगी और हारना चाहिए। नहीं तो यहाँ पे कस्बा हिंद भी चलेगा, बांग्लादेशी भी आएंगे और इंडिया को डेमोग्राफी चेंज करने की बात करेंगे। लेकिन इस टाइम पे जब मोदी बैठे हैं, शाह बैठे हैं, तो उनकी तो पूरा जोर लगा करके यहाँ पे है कि जितने बांग्लादेशी बैठे हैं, रोहिंग्या बैठे हैं, इनको घर से निकाल दिया जाए, धक्के मार के निकाल दिया जाए। और मुझे लगता है कि फ्यूचर के अंदर ये भी हो सकता है कि यहाँ पे एनकाउंटर किए जाएंगे बॉर्डर के अंदर, जो भी आदमी घुसने की कोशिश करता है। जब तक हम एनकाउंटर नहीं करेंगे बॉर्डर के ऊपर, तब तक ये काम रुकेगा नहीं। इवन जो स्मगलिंग होती है काउस की, चाहे 2 लाख हो, उसको भी रोकना पड़ेगा, फोर्सिबली रोकना पड़ेगा। हाँ, नहीं, चलिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मोदी जी और शाह दे रियलाइज द ग्रेविटी ऑफ दिस प्रॉब्लम, कि ये कितनी गंभीर है ये प्रॉब्लम। तो ये डेमोग्राफी और ये गलत जो विदेश से जो इलीगल लोग आए हुए हैं उनका वोटिंग करना इज अ वेरी सीरियस मैटर। तो इसको बड़ा प्रेफरेंस देके और बड़े लेवल पे, वॉर फुटिंग पे इसको सॉल्व किया जा रहा है। एंड आई एम श्योर दे विल डू इट सर। जब तक यहाँ पे ममता बनर्जी बैठी है, जब तक यहाँ पे महुआ मित्रा बैठी है, क्योंकि महुआ मित्रा को एमपी बनना है, एमपी इसको टीएमसी बना सकती है, बाकी पार्टी तो इसको लेगी नहीं। और ममता बनर्जी को पता है कि वहां पे जब रोहिंग्या बैठे हैं, बांग्लादेशी बैठे हैं या गुंडे बैठे हैं, उन्हीं की दम पे बांग्लादेशी वेस्ट बंगाल के अंदर कंट्रोल में बैठी रहेगी। जब तक रहेंगे तो तब तक वो सीएम रहेगी, नहीं तो उसको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। साहब, ये कलकत्ते और बंगाल और बिहार का कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। अगर आप देखें सिचुएशन एक ही है, इलीगल वोटर्स और ये रोहिंग्यास, बांग्लादेशीज और फ्रस्ट्रेटेड ऑपोजिशन, जिनको और कुछ है ही नहीं, गाली गलौज करेंगे जाके, बिकॉज उनको इलीगल काम करना, शोर मचाना। अब वो पप्पू जी लगे हुए हैं, मेरी चोरी कर ली, वोट की चोरी कर ली, मेरे को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दे रहे, मेरी प्राइम मिनिस्टर कुर्सी भी मोदी जी ले। क्या तुम बोल रहे हो यार, जाके कुछ भी बोल देते हो आके। बट एनीवे, आई थिंक वी हैड अ नाइस डिस्कशन सर। तो आपका वो अपील कर दीजिए हमारा। अब बेसिकली हाँ, बिल्कुल आपसे लोगों से अपील करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपकी थोड़ी मदद से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और हम अच्छे वीडियो बना पाएंगे। हमारा जो मेन पर्पज है वो है देश की सेवा, लोगों को ठीक इन्फॉर्मेशन देना, बोल्डली जो कुछ कहना कहते रहें। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर, जय भारत।